हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर थर्मोडायनामिक्स में किसके बारे में बात की थी? हमने फ्री एक्सपेंशन के बारे में बात की थी। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की थी अबाउट रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस और रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या क्या आपके थोड़े बहुत जो डिफरेंस होते हैं उसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, तो 5 टाइप के प्रोसेस हमने अभी तक पढ़ लिए। ठीक है, आज हम अपना एक और टाइप का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं जिसे हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। साइक्लिक प्रोसेस में होता क्या है? साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम जो होता है एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और दोबारा घूम फिर के कहाँ आ जाता है? दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है, एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है। तो इस टाइप की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आपका साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है ना। तो उसमें हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं या हीट एक्सचेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका 6 टाइप का प्रोसेस हुआ, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, तो देखिए, अगर हम साइक्लिक प्रोसेस के बारे में बात करें और इसके लिए पीवी कर्व ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप से हम देख सकते हैं। देखिए, एक प्रोसेस यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है। ठीक है, यहाँ पर इस लाइन पर प्रेशर कांस्टेंट है आपका, इसलिए ये कौन सा कर्व होगा? आपका आइसोबैरिक कर्व होगा। ठीक है, फिर बी से आप पहुँचे कहाँ पर? सी पर। यहाँ पर इस कर्व पर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसे हम क्या बोलेंगे? आपका आइसोकोरिक। और फिर सी से आप कहाँ चले? दोबारा ए पर। ये आपका प्रोसेस आइसोथर्मल भी हो सकता है, ठीक है, या फिर एडियाबैटिक भी हो सकता है। तो इसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। क्लियर है? ठीक है, तो ये वाला जो सिस्टम होता है, ये वाला जो प्रोसेस होता है, किसी भी टाइप का साइकिल हो सकता है आपका। ठीक है ना। कहाँ से स्टार्ट हुआ? ए पॉइंट से, बी से बी पर गया, फिर सी पर गया, फिर सी से फिर वापस ए पर आ गया। तो ये वाला जो कंप्लीट साइकिल हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस को अगर हम डिफाइन करें तो हम क्या कर सकते हैं कि इफ ए सिस्टम कोई भी आपका सिस्टम जो इनिशियल पॉइंट से जहाँ से स्टार्ट होता है, नंबर ऑफ स्टेप्स, वो कितनी भी नंबर ऑफ स्टेप्स हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है। ठीक है, इफ ए सिस्टम returns to its initial state after going through a number of steps is called cyclic system या cyclic process। कोई भी सिस्टम रिटर्न हो जाता है उसकी इनिशियल स्टेट पर, गोइंग थ्रू ए नंबर ऑफ स्टेप्स इज कॉल्ड ए साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो अगर हम साइक्लिक प्रोसेस के बारे में बात करें तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होती है? सेम होती है। फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस initial state it will be equal to final state। ठीक है, अब इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो जो स्टेट फंक्शन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्यों? क्योंकि वो तो केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? स्टेट के ऊपर, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। जैसे डेल्टा यू है आपका, डेल्टा यू क्या है? आपका स्टेट फंक्शन है जो केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्टेट फंक्शन है, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो गई तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। सेम इसी तरह से डेल्टा एच, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, हीट और वर्क वो आपके पाथ फंक्शन होते हैं। ठीक है, पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं तो वो 0 नहीं होते हैं।
स्टेट फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब यहाँ से अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ अगर हम लगाएं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है आपके पास, क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो ये तो आपके पास 0 हो चुका है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं Q इक्वल टू क्या होगा, माइनस डब्ल्यू। तो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए हीट एक्सचेंज जो होगा Q की वैल्यू वो किसके बराबर होगा, माइनस वर्क डन के बराबर, माइनस डब्ल्यू। और इस साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा, साइक्लिक प्रोसेस के लिए अगर हम वर्क की बात करें, वर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा, ये जो एरिया शेडेड है, एरिया इनक्लोज्ड, ये जो शेडेड एरिया रहेगा वो क्या रहेगा आपका, वर्क रहेगा। ठीक है, पहले तो हमने क्या बात की थी, जो एरिया बिलो होता है, लेकिन साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, जो एरिया इनक्लोज रहता है, ठीक है, उसको हम वर्क बोलते हैं। तो एरिया इनक्लोज्ड इन साइक्लिक प्रोसेस, तो जो भी एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, आपका वर्क डन के बराबर होगा। ठीक है, अब ये ट्राइंगल नहीं है, अगर मान लो ये ट्राइंगल होता तो मैं यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला लगा देता, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, लेकिन अब ये क्या है, आपका ट्राइंगल नहीं है, कुछ और है, तो इसका हम एरिया निकालेंगे। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरीके से एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है और इसमें वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो वर्क क्या किसके बराबर होगा आपके पास, एरिया इनक्लोज्ड इन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। अब यहाँ पे अगर हम साइन के बारे में बात करें कि भैया साइन कैसे हम फाइंड आउट करें यहाँ पे, ठीक है, साइन कन्वेंशन का एक सिंपल सा तरीका है जो आपको ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो अगर आपका पाथ क्लॉकवाइज घूम रहा है, साइक्लिक प्रोसेस TI1, ठीक है, अगर आप रोटेट कर रहे हो क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है साइकिल का, तो ये आपका W होगा नेगेटिव। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो साइक्लिक पाथ में, तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, देखिए मैं मान लो घूम रहा हूँ आपका कहाँ पे, क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ। अगर मैं AB का एरिया निकालने की बात करूँ तो AB का एरिया क्या होगा, ये जो पूरा एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये पूरा एरिया कौन सा होगा, आपके AB का एरिया होगा। ठीक है, BC का तो कोई एरिया होगा नहीं, सिंपल लाइन है। C to A का एरिया निकालना है तो वो नीचे वाला जो एरिया है वो होगा। अब A2 में जा रहा हूँ, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, और एक्सपेंशन का वर्क कैसा होता है, नेगेटिव होता है। चलिए ठीक है, सही बात है, तो मतलब नेगेटिव का वर्क तो इतना सारा है, यहाँ से टॉप से लेके बॉटम तक, और यहाँ C से लेके A तक जा रहा हूँ तो मैं वॉल्यूम में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है, कौन आपका कंप्रेशन हो रहा है। तो कंप्रेशन का एरिया कितना होता है, पॉजिटिव होता है, और वो इतना सही है, वो है कम। अब नेगेटिव एरिया ज़्यादा है, पॉजिटिव का कम है, तो ओवरऑल जो W नेट होगा वो क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। इसलिए क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो हम वर्क को हम कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर भी Q नेट लिख सकते हो, Q नेट टोटल इक्वल टू माइनस W नेट। ठीक है ना, चलिए, तो ये चीज़ है जो थोड़ा साइक्लिक के लिए काम की है अपने पास, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम करते हैं इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन, ताकि आपकी थोड़ी क्या हो, प्रैक्टिस हो, समझ में आए कि कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसे एक बार आप नोट कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम इसके ऊपर बेस्ट।
प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हम कर्व देखते हैं, ठीक है ना। आपको एक कर्व दिया हुआ है, ये कर्व दिया हुआ है, ठीक है। पॉइंट दिए हुए हैं ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। क्लॉकवाइज साइकिल है आपका। वॉल्यूम है आपका V1, यहाँ पे वॉल्यूम है आपका 3V1, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर है आपका P1 और यहाँ पे प्रेशर है आपका 6P1। कितना दिया हुआ है? 6P1, ठीक है। द नेट वर्क डन इन द साइकिल, आपको कैलकुलेट करना है नेट वर्क डन, नेट वर्क डन इन द साइकिल, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए देखिए, अगर आपको पास ट्राइंगल मिल जाए आपको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आप सीधा सिंपल लिखिए, आपके लिए तो इजी क्वेश्चन हो जाएगा। नेट वर्क डन क्या होगा? एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। नेट वर्क डन अगर हम लिखें W, क्या होगा आपके पास? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका कौन सा है? ABC, ठीक है। सीधा सिंपल सा फॉर्मूला हम लगा देते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू एरिया। बेस कितना है? AC, ये V1 है, ये 3V1, तो 3V1 माइनस V1 कितना होगा? 2V1 इंटू हाइट कितनी होगी? 6P1 माइनस P1 दैट इज 5P1। 2 से 2 कैंसिल, आपका आंसर आएगा 5P1 V1, ठीक है। क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, साइन कैसा होगा? नेगेटिव। तो ये आपके पास वर्क डन हो गया, दैट इज 5P1 V1, ठीक है ना। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है फिर से, कर्व बनाया हुआ है आपके लिए प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, ठीक है। पॉइंट दिए हुए आपको A B C पॉइंट, ठीक है। ये भी आपका क्लॉकवाइज है। यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है आपको TA 300 केल्विन, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर आपको दिया हुआ है TC 450 केल्विन, ठीक है, C पॉइंट पर। और TB आपको दिया हुआ है 600 केल्विन, 600 केल्विन, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, 1 मोल of an ideal monoatomic gas, ठीक है, is taken through the cycle, is taken through the cycle as shown, ठीक है, दिया हुआ है आपको वैल्यू निकालनी है QAB एंड QCA, QAB और QCA, ठीक है। आपको वैल्यूज दी हुई है 450R,
-450R ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 450R -225R, ठीक है। सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 450R -375R, और ऑप्शन डी आपको दिया हुआ है -450R -450R, ठीक है। ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, क्लियर है। क्वेश्चन आपके सामने है। 1 मोल दिया हुआ है, आइडियल गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है। QAB मतलब ये वाली वैल्यू QAB आपको निकालना है, और QCA, इन दोनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, आर के टर्म्स में। एक बार पॉज कीजिए, थोड़ा सा ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें AB के बारे में बात कर लेते हैं। AB प्रोसेस के लिए अगर हम बात करें तो AB प्रोसेस में वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है आपका, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस होता है ये। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट एक्सचेंज होता है QV किसके बराबर होता है, डेल्टा U के बराबर होता है, ठीक है। और डेल्टा U का फॉर्मूला क्या होता है, NCV T2 T1, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। बस ये आपको याद है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। N की वैल्यू हमें पता है 1 मोल। CV मोनो एटॉमिक गैस के लिए CV कितना होता है 3R/2, करेक्ट है। T2 मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, वैल्यू पुट करते हैं। N की वैल्यू 1, ये 3R/2। T2 की वैल्यू है 600 -300, ठीक है। तो 3/2 इंटू 300, 600 -300, 300 डिवाइड बाई 2, 150, 150 इंटू 3, 450। तो ये तो आ गया आपके पास 450R। क्या आ चुका है, ये आपके पास QAB आ चुका है, ठीक है। 450R मतलब ABC में से एक हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ अगर हम बात करें किसके लिए बात करते हैं, CA के लिए। C और A में बात करें तो प्रेशर कांस्टेंट है, और कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट एक्सचेंज होती है QP किसके बराबर होती है, डेल्टा H के बराबर। HP ऐसे याद रखना है आपको, HP और UV, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और इसको हम क्या लिखते हैं, NCP इंटू T2 T1, ठीक है। N की वैल्यू हो गई आपके पास 1, CP ये है पास CV था 3R/2, तो CP कितना होगा 5R/2, करेक्ट है। T2 टेम्परेचर ये वाला है 300 -450, 300 -450 कितना बचा -150, -150 इंटू 5, 750, 750 डिवाइड बाई 2, -375, -375R, ये आया आपके पास QCA। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। आई एम श्योर क्लियर होगा ये आपको। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए आपको फिर से एक ग्राफ दिया हुआ है, प्रेशर और वॉल्यूम के लिए, ठीक है।
ए बी सी, 3 पॉइंट आपको दिए हुए हैं। यहाँ टेम्परेचर है आपका T1, यहाँ टेम्परेचर है आपका T2 और यहाँ पर सी पॉइंट पर भी टेम्परेचर है T2। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम है आपका V0 और यहाँ पर वॉल्यूम है आपका 2V0। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर है आपका P0 और यहाँ पर प्रेशर है आपका पॉइंट बी पर 3P0। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मोल आइडियल मोनोएटॉमिक गैस के लिए फॉर 1 मोल आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। ठीक है, इसके लिए आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट वर्क डन बाय द गैस। फर्स्ट कैलकुलेट करना आपको वर्क डन बाय द गैस इन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, और सेकंड आपको फाइंड आउट करना है क्यू ए बी, क्यू बी सी एंड क्यू सी ए। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। ओके, चलिए क्या करना है आपको, एक बार मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ, आप क्या कीजिए, थोड़ा सा ट्राई कीजिए, एटलीस्ट फर्स्ट पोर्शन तो आप ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, फर्स्ट पोर्शन आप ट्राई कीजिए, उसके अलावा क्यू ए बी की वैल्यू निकालिए और क्यू ए सी या फिर क्यू सी ए दोनों की वैल्यू निकालिए। ठीक है, क्यू बी सी की वैल्यू मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालेंगे। क्लियर है, चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, इसकी डायरेक्शन शायद मैंने आपको नहीं दी होगी, डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही है आपकी। ठीक है ना, क्लॉकवाइज ही है। ठीक है, चाहो तो आप फिर से ट्राई कर सकते हो पॉज करके। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट, दैट इज वर्क डन बाय द गैस इन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, ये जो साइक्लिक प्रोसेस है उसके लिए हमें वर्क डन निकालना है, तो हमें पता है क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो W जो नेट होगा आपके पास टोटल वर्क डन, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस का, वो क्या होगा, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है आपके पास, 2V0 से माइनस V0 गया तो आपके पास बचा V0 इंटू 3P0 माइनस P0 दैट इज 2P0। तो ये बचेगा आपके पास 2 से 2 कैंसिल, P0 V0। तो W नेट आ गया आपके पास कितना, P0 V0। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अगर हम बात करें, डेल्टा U क्या होता है आपके पास, 0 होता है, तो Q नेट जो होगा वो किसके बराबर होता है, माइनस W नेट के बराबर होता है। क्लियर है, और W नेट कितना है आपका, अब क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है तो यहाँ पे साइन लगाना जरूरी है, माइनस P0 V0। ठीक है, तो Q नेट होगा माइनस W नेट के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा फिर से आपका प्लस P0 V0। तो Q नेट आपको मिल गया यहाँ से, कितना है P0 V0, मतलब QAB प्लस QBC प्लस QCA तीनों की जो टोटल वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, Q नेट के, और Q नेट किसके बराबर है, P0 V0 के बराबर है। ठीक है, अपने को क्वेश्चन में P0 और V0 दिया है, इसलिए अपने को जो भी आंसर लाना है वो P0 और V0 की टर्म्स में ही लाना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए अब हम बात करें फर्स्ट, किसके लिए बात करते हैं हम बात करते हैं फर्स्ट ए बी के लिए। अगर हम बात करें फॉर ए बी प्रोसेस जो है, ए बी प्रोसेस कौन सा है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट एक्सचेंज होती है QP, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो QV मतलब QAB किसके बराबर होती है, डेल्टा U के बराबर होती है। ठीक है,
अब ऐसा मत कर देना भैया कि ये डेल्टा यू तो यहाँ 0 लिखा है मैंने तो वहाँ पे भी 0 लिख दो। ये नेट है, पूरे साइक्लिक पाथ के लिए है, ये पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए स्टेट फंक्शन की वैल्यू 0 होती है, इंडिविजुअल 0 नहीं होती, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसकी वैल्यू होगी एन सी वी T2 माइनस T1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिया हुआ है बिल्कुल दिया हुआ तो है, चलिए ठीक है, लेकिन आपको आंसर P नोट V नोट की टर्म्स में निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते हैं। N की वैल्यू हो गई 1, मोनो एटॉमिक गैस है। इसके अलावा CV की वैल्यू हो गई 3R/2 इंटू T2 माइनस T1, दैट इज 3/2 इंटू RT2 माइनस RT1, ठीक है, इक्वल टू 3/2 इंटू RT2। इस प्रोसेस के लिए अगर हम बात करें PV इक्वल टू NRT से हम क्या लिख सकते हैं, RT2 को प्रेशर इंटू वॉल्यूम, यहाँ का प्रेशर इंटू यहाँ पे वॉल्यूम, दैट इज 3P नोट इंटू वी नोट। तो ये आएगा आपके पास 3P नोट इंटू वी नोट माइनस RT1 को हम क्या लिख सकते हैं 0.1 पर, यहाँ पर प्रेशर इंटू यहाँ पर वॉल्यूम, P नोट इंटू वी नोट, P नोट इंटू वी नोट। तो 3 में से गया 1, 2P नोट, 2 से 2 आपका कैंसिल, तो ये बचेगा आपके पास 3P नोट वी नोट QAB। क्लियर है? चलिए सेकंड हम बात करते हैं किसके लिए, AC के लिए अगर हम बात करें, फॉर AC या फिर फॉर CA। CA के लिए अगर हम बात करें, प्रेशर कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट जो एक्सचेंज होती है वो किसके बराबर होती है, HP, डेल्टा H के बराबर होती है, ठीक है, NCP T2 माइनस T1। चलिए N की वैल्यू 1, CP हो गया 5R/2 इंटू T2 कितना है आपके पास चलिए इसको ऐसा करते हैं, R को फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये बन जाएगा RT2 माइनस RT1, ठीक है, 5/2 इंटू CA की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला आपका सेकंड वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रेशर इंटू वॉल्यूम P नोट V नोट माइनस फर्स्ट पर, यहाँ पर प्रेशर P नोट इंटू V नोट 2V नोट, तो 2P नोट V नोट, तो P नोट से -2 गया तो माइनस बचेगा, ये आपके पास बचेगा माइनस 5/2 P नोट V नोट QCA। क्लियर है? अब हमारे पास QAB की वैल्यू आ चुकी है, QCA की वैल्यू आ चुकी है, और नेट Q हमें पता है, तो नेट में से इन दोनों को अगर मैं माइनस कर देता हूँ, इन दोनों को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास QBC की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल सही आ जाएगी। ये हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए हम Q ये यहाँ से B और C को हम ये नहीं कह सकते कि ये आपका कौन सा कर्व है, ये आइसोथर्मल कर्व है, नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल होता तो आपका कर्व होता है ना, ये आपका एडियाबेटिक है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि T2 टेम्परेचर सेम है तो इसलिए आइसोथर्मल हो जाएगा, केवल इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम होने से हम उसे आइसोथर्मल नहीं कह सकते, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले नेट निकालना पड़ेगा, उसमें से इन दोनों का माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमें ये वाली जो हीट है बी और सी वाली वो हमें मिल पाएगी, ठीक है। तो हमें पता है क्यू नेट किसके बराबर है आपके पास, क्यू ए बी प्लस क्यू बी सी प्लस क्यू सी ए। क्यू नेट कितना है, पी नोट वी नोट इक्वल टू क्यू ए बी कितना है 3P नोट वी नोट प्लस क्यू बी सी हमें निकालना है, प्लस क्यू सी ए कितना है माइनस 5/2 P नोट वी नोट, ठीक है। 3 में से 2.5 जाएगा, कितना बचेगा 0.5, 1 में से 0.5 गया, कितना बचेगा 0.5, तो यहाँ से हमारे पास क्यू बी सी की वैल्यू आ जाती है कितनी 0.5 P नोट वी नोट।
तो हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के लिए हीट एक्सचेंज आ चुका है। क्लियर है? आई एम श्योर क्लियर होगा। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समझना है बस, ठीक है ना? क्लियर है? चलिए, दोनों फॉर्मूले अपने काम में आते हैं। यहाँ पे डेल्टा यू वाला काम में आता है वॉल्यूम के लिए, और प्रेशर के लिए डेल्टा एच। ये दोनों ही फॉर्मूले आपके पास काम में आएंगे, ठीक है ना? तो इनको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, इसे नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। इसमें आपको कैलकुलेट करनी हीट, डब्ल्यू, डेल्टा यू एंड डेल्टा एच, चार चीज़ें कैलकुलेट करनी है फॉर ओवरऑल प्रोसेस और फॉर ईच स्टेप, हर एक स्टेप के लिए, ठीक है? फॉर 1 मोल मोनो एटॉमिक गैस 1 ATM लीटर को आपको लेना है 100 जूल के इक्वल, और आर की वैल्यू लेनी है आपको 8 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है? ये आपका साइक्लिक पाथ A to B, B to C, C to A, ठीक है? प्रेशर यहाँ पर है 1 ATM, 2 ATM, यहाँ पे वॉल्यूम 16 लीटर, यहाँ पे आपका 32 लीटर है, ठीक है? क्लॉकवाइज साइकिल है। जो नेट आएगा W नेट वो आपका कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है? चलिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें ओवरऑल प्रोसेस के लिए, हम बात कर लेते हैं, ठीक है? किसके लिए? ओवरऑल प्रोसेस के लिए। तो साइक्लिक पाथ है ओवरऑल प्रोसेस की। अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो डेल्टा यू होगा ओवरऑल नेट, वो कितना होगा? 0 होगा, ठीक है? सेकंड, डेल्टा यू की जगह डेल्टा एच नेट, वो कितना होगा आपके पास? 0 होगा। दोनों क्या है? स्टेट फंक्शन है, 0 होंगे टोटल ओवरऑल, ठीक है? चलिए, और Q नेट किसके बराबर होगा आपका? -W नेट के बराबर, ठीक है? फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये तो हो गए ओवरऑल के लिए, ठीक है? अब हमें W नेट हमें निकालना है। W नेट क्या होगा? एरिया इनक्लोज ऑफ दिस, या फिर तीनों के वर्ग का एडिशन, ठीक है? तो एरिया तो हम निकाल नहीं सकते, हम क्या करेंगे? तीनों के वर्ग का एडिशन करेंगे। तो W नेट जो आपके पास आएगा वो किसके इक्वल आएगा? WAB प्लस WBC प्लस WCA के बराबर। क्लियर है? चलिए, एक एक स्टेप वाइज हम इसको क्या करते हैं? सोल्व करते हैं, ठीक है? फर्स्ट हम बात करते हैं AB प्रोसेस की, फॉर AB, ठीक है? AB प्रोसेस कौन सा है आपका? प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है? मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस है मतलब अगर हम बात करें QP, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, किसके बराबर होगी? डेल्टा एच के बराबर होगी। क्लियर है? तो QP और डेल्टा एच यहाँ से हमें मिल जाएगा, ठीक है? चलिए देख लेते हैं। और डेल्टा एच क्या होगा? N इंटू CP इंटू T2 माइनस T1, ठीक है? N की वैल्यू हमें पता है 1 मोल है, ठीक है? CP मोनो एटॉमिक गैस के लिए CV होता है 3R/2, CP क्या होगा? 5R/2। चलिए, उसकी हमें पता है। A to B, यहाँ अगर हम टेम्परेचर की बात करें T2 माइनस T1, तो यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा? हमें नहीं दिया हुआ है। यहाँ का टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 400 केल्विन, ठीक है? अब देखिए, प्रेशर आपका कांस्टेंट है। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T, PV इक्वल टू nRT से हम कह सकते हैं। यहाँ से यहाँ जाने पर आपका वॉल्यूम कितना हो रहा है? 16 से 32, मतलब डबल हो रहा है। तो टेम्परेचर भी क्या होगा? डबल होगा। तो यहाँ पे सिंपल, अगर A पर 400 है तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा? 800 केल्विन, ठीक है? टेम्परेचर भी मिल गया हमें। चलिए, तो आपके पास QP की वैल्यू आ गई, QP या हम कहें QAB बराबर डेल्टा एच AB कितनी आ गई? 1 इंटू 5R/2 इंटू T2 कितना है? 800 माइनस 400, 5/2 इंटू R की वैल्यू 8 इंटू 400, ठीक है? 2 से गया ये 4 टाइम्स, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 8
20 इंटू 4 8 8000 मतलब 8000 जूल, या हम कह सकते हैं 8 किलो जूल। ये किसकी वैल्यू है, क्यू ए बी या फिर डेल्टा एच ए बी की वैल्यू आपके पास आ गई। क्लियर है, दो चीज़ें तो अपने पास आ गई, क्यू और डेल्टा एच की वैल्यू। डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा यू हमें पता है, डेल्टा यू क्या होता है एन सी वी T2 माइनस T1, ठीक है। एन की वैल्यू हमें पता है कितना है 1 इंटू 5r/2 इंटू सॉरी सी वी है ना, सी वी कितना होगा 3r/2, T2 कितना है आपके पास 800 माइनस 400, चलिए तो 3/2 इंटू 8 इंटू 400, ये गया 4 टाइम्स 4 3 जा 12, 12 इंटू 4 48, तो ये आ जाएगा डेल्टा यू आपके पास कितना 4.8 किलो जूल, ठीक है। डेल्टा यू कौन सा है, ये आपके पास ए बी, डेल्टा यू ए बी 4.8 किलो जूल, ठीक है। अभी क्या निकालना है आपको, वर्क निकालना है। वर्क अगर हम इसके लिए निकालें, कैसे निकाल सकते हैं, ए बी प्रोसेस के लिए सिंपल है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, इससे हम निकाल सकते हैं। वर्क अगर हम निकालें डब्ल्यू ए बी दैट इज माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, ठीक है। प्रेशर कितना दिया हुआ है 2 atm, ठीक है, -2 इंटू वॉल्यूम कितना है, यहाँ पर वॉल्यूम है 32 माइनस 16 दैट इज 16, 32 माइनस 16, 16 इंटू 2 दैट इज 32, ठीक है। तो डब्ल्यू ए बी आपके पास आ गया कितना -32 atm इंटू लीटर, ठीक है। और 1 atm लीटर को आपको लेना है 100 जूल, ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यू जूल में आ रही है तो आपको इसको भी जूल में लेना पड़ेगा। तो डब्ल्यू ए बी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 3200, ठीक है, माइनस 3200 जूल। क्लियर है। तो हमारे पास फर्स्ट अगर हम बात करें ए बी प्रोसेस के लिए, ठीक है, जो जो वैल्यू आई है अगर हम बात करें, एक तो हम लेते हैं क्यू ए बी, एक हम लेते हैं डब्ल्यू ए बी, एक हम लेते हैं यहाँ पे डेल्टा यू ए बी और डेल्टा एच ए बी, ठीक है। ये ओवरऑल वैल्यू है जो हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, चारों वैल्यूज, ठीक है, अलग अलग प्रोसेस के लिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ए बी प्रोसेस के लिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आप क्या कर सको, ओवरऑल जो वैल्यू आई उसको आपको एक बार प्रूफ भी हो जाएगा कि जो ओवरऑल वैल्यू है वो इंडिविजुअल वैल्यू से मैच हो रही है या नहीं हो रही है। ए बी के लिए अगर हम बात करें, क्यू ए बी कितना है 8 किलो जूल, 8 किलो जूल, ठीक है। और क्यू ए बी जितना है उतना ही डेल्टा एच ए बी है, वो भी कितना है आपके पास 8 किलो जूल, ठीक है। डेल्टा यू कितना आपके पास 4.8 किलो जूल, ठीक है। और डब्ल्यू ए बी कितना है -3200, डब्ल्यू ए बी है -3200 जूल, ठीक है। चलिए एक बार आप क्या कीजिए, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे किसके लिए, बीसी प्रोसेस के लिए। क्लियर है, चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए, किया आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बीसी प्रोसेस के लिए। फॉर बीसी, ठीक है। बीसी प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट है आपका, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब ये कौन सा प्रोसेस है आपका, आइसोकोरिक। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एक्सचेंज किसके बराबर होता है, डेल्टा
यू के बराबर होता है यूवी, याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था। ठीक है, और डेल्टा यूवी किसके बराबर होगा, एन सी वी इंटू टी टू माइनस टी वन। क्लियर है। चलिए, एन की वैल्यू पता है, सी वी की वैल्यू हमें पता है, टी वन तो हमें पता है 800, टी टू यहाँ पर सी पर जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा वो हमें नहीं पता है। देखिए यहाँ पे फिर से वॉल्यूम कांस्टेंट है आपका, ठीक है, प्रेशर चेंज हो रहा है, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर आपका 2 से 180 मतलब हाफ हो रहा है, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, हाफ होगा, तो ये 800 से कितना हो जाएगा आपके पास 400। सिंपल। चलिए, यहाँ से अपने पास क्यू वी मतलब हम कह सकते हैं क्यू बी सी इक्वल टू डेल्टा यू, बी सी की वैल्यू आ जाएगी, एन की वैल्यू है 1 इंटू सी वी कितना है 3R/2 इंटू 400 माइनस 800, 400 माइनस 800, ठीक है, तो वैल्यू अपने पास आ जाएगी 3/2 इंटू आर की वैल्यू 8 माइनस 400, 2 से जाएगा ये 4 टाइम्स, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 48, तो ये क्यू बी सी और डेल्टा यू बी सी दोनों की वैल्यू आएगी -4.8 किलो जूल। क्लियर है, ये वैल्यू अपने पास आ गई। चलिए, अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा एच निकालना है, डेल्टा एच निकाल लेते हैं। डेल्टा एच बी सी किसके इक्वल होगा, एन सी पी इंटू टी टू माइनस टी वन के इक्वल होगा, ठीक है। एन की वैल्यू हो गई 1 इंटू सी पी 5R/2, आर की वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट करूँ 8, टी टू कितना है आपके पास 400 माइनस 800, तो यहाँ से जाएगा 4 टाइम्स 5 इंटू 4 20, 20 इंटू माइनस 400 कितना होगा -8000 या 8 किलो जूल। तो डेल्टा एच बी सी की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी -8 किलो जूल, ठीक है। चलिए, वर्क डन अगर हम बात करें तो देखिए बी और सी वॉल्यूम तो चेंज हो ही नहीं रहा है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, डेल्टा भी जीरो है, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है -P डेल्टा वी, वॉल्यूम में चेंज जीरो है तो वर्क भी कितना होगा जीरो, तो डब्ल्यू बी सी वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो। क्लियर है। चलिए, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, क्यू बी सी, अच्छा ऐसा करते हैं, हाँ बी सी के लिए अगर हम बात करें, बी सी के लिए क्यू की वैल्यू कितनी है -4.8, -4.8, ठीक है। क्यू डेल्टा यू बी सी कितना है -4.8, ठीक है। और क्या चाहिए अपने को, डेल्टा एच, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है -8 किलो जूल, ठीक है। डब्ल्यू कितना है 0, डब्ल्यू है 0, ठीक है। अब हम निकालते हैं आपके पास सी ए प्रोसेस के लिए, ठीक है। चलिए, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम सी ए प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। C2A किया आप लोगों ने नोट। चलिए, देखिए इतना बड़ा और लेंथी क्वेश्चन आता तो है नहीं, ठीक है ना, और ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है, पैराग्राफ फॉर्म में आ सकता है, 2-3 क्वेश्चन मिक्स होके आ सकता है पैराग्राफ फॉर्म में, और ज़रूरी नहीं कि सब पूछा जाए, ये तो हम एक बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि सब इंक्लूड हो जाए। हो सकता है वो केवल आपको हीट पूछ ले, केवल वर्क पूछ ले, डेल्टा यू पूछ ले, कि कोई भी एक पूछ सकता है, ठीक है ना, तो आना अपने को सब चाहिए। फॉर सी ए के बारे में अगर हम बात करें, अगर सी ए के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए क्या ये आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल पहचानने के लिए एक ट्रिक है, देखिए आइसोथर्मल में क्या होता है, पी बराबर कांस्टेंट होता है, मतलब P1 V1 इक्वल टू किसका होता है P2 V2। अगर P1 V1 बराबर P2 V2 है तो आप उसको आइसोथर्मल बोल सकते हो, ठीक है। केवल फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर सेम होने से मैंने आपको बोला आइसोथर्मल हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर P1 V1 बराबर P2 V2 है तो डेफिनेटली क्या होगा आपका आइसोथर्मल होगा। इस पॉइंट के लिए अगर हम P1 बात करें 2, V1 बात करें 16, 16 इंटू 2 कितना आता है 32। इस पॉइंट के लिए अगर हम P1 बात करें 1
इंटू वॉल्यूम 32, तो P1V1 कितना आता है 32, मतलब P1V1 बराबर क्या है P2V2। इट मीन्स ये क्या है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है ना, इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे 2 इंटू 16 इक्वल टू 1 इंटू 32 है, ठीक है, इसलिए ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। अब देखिए आइसोथर्मल हो गया मतलब डेल्टा टी जीरो हो गया, और डेल्टा टी जीरो हो गया इसका मतलब डेल्टा यू फॉर आइसोथर्मल, हम क्या कह सकते हैं फॉर आइसोथर्मल डेल्टा यू क्या होता है NCV डेल्टा टी, T2 माइनस T1 जीरो होगा, डेल्टा एच NCP T2 माइनस T1 ये भी जीरो होगा, मतलब डेल्टा यू और डेल्टा एच जीरो जीरो होंगे आपके पास, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई क्लियर यहाँ से। नेक्स्ट हम बात करते हैं Q और W के बीच में, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे C2A, हमें क्या क्या निकालना है, एक तो हीट निकालनी है Q और एक निकालना है आपके पास W, ठीक है। तो देखिए W निकालने के लिए हम क्या काम में ले सकते हैं, फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये आपको पहचानना पड़ेगा रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल प्रोसेस है, उसके हिसाब से आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा इसमें। तो इरिवर्सिबल के लिए तो कभी ग्राफ बनता है ही नहीं, इरिवर्सिबल के लिए तो कभी भी ग्राफ प्लॉट होता ही नहीं है, हमेशा किसके लिए होता है रिवर्सिबल के लिए होता है, मतलब ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। और रिवर्सिबल प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस, उसके लिए हम जो वर्क डन निकालते हैं, क्योंकि डेल्टा यू जीरो है तो क्यू सी ए किसके इक्वल होगा माइनस डब्ल्यू सी ए के, और डब्ल्यू सी ए हम कैसे निकालते हैं माइनस एन आर टी एल एन वी टू डिवाइड बाई वी वन, ठीक है। एन की वैल्यू हो गई 1 इंटू आर की वैल्यू 8 इंटू टी, टी कितना है 400 है, ठीक है। एल एन वी टू कितना है आपके पास, यहाँ पे वॉल्यूम है 16 डिवाइड बाई आपको कितना दिया हुआ है 32, 16 डिवाइड बाई 32, हाँ ये तो V2 हो गया, ये V1 हो गया, तो 16 डिवाइड बाई 32 मीन्स 1/2, माइनस को अगर मैं प्लस कर दूँ तो ln 2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3200 इंटू ln 2 कितना होता है 0.7, तो WCA की वैल्यू आपके पास आ गई प्लस 320 इंटू 7 अगर हम करते हैं 2240, ठीक है। तो अपने पास वैल्यू कितनी आती है प्लस 2240 जूल, और यहाँ से QCA कितना आएगा माइनस 2240 जूल, ठीक है। वैल्यू देखते हैं वहाँ पे CA के लिए अगर हम बात करें डेल्टा यू डेल्टा एच तो है आपके पास 0, ये भी 0, ठीक है। WCA कितना है प्लस 2240, WCA ये रहा प्लस 2240, ठीक है। QCA कितना है माइनस 2240, क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ से आप नेट क्या कर सकते हो फाइंड आउट कर सकते हो। यू नेट हमने लिखा था, टोटल ओवरऑल कितना था 0, यू नेट दिस प्लस दिस प्लस दिस कितना होगा 0 होगा, ये प्लस 4.8 है ये माइनस 4.8, ये 0 है, तो मतलब ये सही है। डेल्टा एच नेट वो भी 0 है, प्लस 8 माइनस 8 और 0 0, मतलब ये दोनों तो अपने करेक्ट है, ठीक है। डब्ल्यू नेट अपने को निकालना है, डब्ल्यू नेट क्या होगा तीनों का एडिशन, यहाँ से आप निकाल लीजिए डब्ल्यू नेट बराबर WAB प्लस WBC प्लस WCA, तो डब्ल्यू नेट जो होगा आपके पास कितना हो जाएगा, WAB कितना दिया हुआ है माइनस 3200 प्लस BC है 0 प्लस 2240,
तो आपके पास डब्ल्यू नेट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -960 जूल। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप क्यू नेट निकालोगे तो तीनों का एडिशन कर दीजिए, कितना होता है देखिए 4.8 और 2.240, ये कितना होगा 7.30 और 8 में से आप 7.040 को माइनस करोगे तो बचेगा 0.960 और वो भी पॉजिटिव। तो यहाँ से सिंपल दिख रहा है आपको पास क्यू नेट कितना आ रहा है +0.960, जबकि डब्ल्यू नेट कितना आ रहा है -960, मतलब क्यू नेट बराबर -डब्ल्यू नेट। ये भी क्या है आपके पास करेक्ट है। तो देखिए लेंथी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है आई नो, बट इसमें आपकी सभी चीज़ें इंक्लूड हो चुकी हैं। ठीक है, तो किस टाइप से हम इसके लिए वर्क निकाल सकते हैं, डेल्टा यू निकाल सकते हैं, डेल्टा एच निकाल सकते हैं, डब्ल्यू निकाल सकते हैं, एक ही क्वेश्चन में सब आ गई। अगर ये आपने क्वेश्चन दोबारा बिना देखे कर लिया इस लेक्चर कंप्लीट होने के बाद तो आप समझ लीजिए कि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है। ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर से आपको क्या करना है, ट्राई करना है। क्लियर है, ये तो मैंने आपको केवल ये बताने के लिए बनाई है कि हाँ ये जो हमने लिखा है ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये इंडिविजुअल है और ये आपका ओवरऑल है। ठीक है, चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। चलिए ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आज के लेक्चर में बेसिकली हमने साइक्लिक प्रोसेस स्टार्ट किया। हमने साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, घूम फिर के सिस्टम फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है। तो जितने भी आपके स्टेट फंक्शन होते हैं डेल्टा यू डेल्टा एच, वो क्या होते हैं आपके पास 0 होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें कोई चेंज हुआ ही नहीं है, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के बराबर है। और उसके बाद हमने किए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। अब यहाँ पे ट्राइंगल आ जाता है तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, ऐसा नहीं कि ट्राइंगल आए, कभी रेक्टेंगुलर भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो उसका एरिया निकाल लो, आप जो दिया हुआ है उसका एरिया निकालो। लेकिन अगर इस टाइप से दे दिया तो ये आपका ट्राइंगल नहीं है, इसको कभी भी ट्राइंगल बना के कभी भी सोल्व नहीं करना है आपको। ठीक है ना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। क्लियर है, तो मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन कराए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सभी, और जो फाइनल क्वेश्चन है इनको आपको फिर से क्या करना है, एक बार रिपीट करना है। जितना आप अच्छे से रिपीट करोगे, अगर आपने बिना देखे इस क्वेश्चन को फिर से कर लिया तो आपकी बिल्कुल अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं, बट इसमें से कोई सा भी एक पार्ट आ सकता है। ठीक है, तो हमें पता नहीं कौन सा पार्ट आएगा, तो हमें तो सभी पता होना चाहिए। क्लियर है, चलिए तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। एक और प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं आपका पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।